मैं संतोष कुमार सिंह, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज कोट, कक्षा 12 के बच्चों के लिए एक नए अध्याय के कुछ नए टॉपिक्स लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम जो कुछ भी सीखेंगे उसके अंतर्गत हम आर्थिक नियोजन, वामपंथ, दक्षिणपंथ और गांधीवादी योजना, बॉम्बे प्लान, आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद, योजना आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम आपको अभ्यास प्रश्न देंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। आइए हम चलते हैं आज के पहले टॉपिक पर, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। कहने का आशय है, इसके अंतर्गत हम अपने संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने हेतु पहले से ही उद्देश्यों को निश्चित कर देते हैं। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, आर्थिक व सामाजिक असमानता दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। हम जो अगला टॉपिक है वह है वामपंथ। वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कहने का आशय है, जो दक्षिणपंथी हैं उनका मानना है कि सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि वे समस्त समस्याओं का समाधान कर सके। इसलिए सरकार को चाहिए कि उसे बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए और खुली स्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि तीव्र गति से प्रगति हो सके, जिसका लाभ आमजन को भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आइए हम गांधीवादी योजना पर भी चर्चा करते हैं। गांधीवादी योजना महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों से प्रेरित है। यह योजना श्री मन्नारायण ने 1944 में प्रस्तुत की थी, जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास को, लघु उद्योग को, छोटी छोटी लघु योजनाओं को केंद्र में रखकर योजना बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त अब हम चर्चा करते हैं बॉम्बे प्लान की। 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों ने सर आरदेशिर दयाल के नेतृत्व में 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना बनाई थी। इसे भारत के आर्थिक विकास के लिए प्रस्तावित योजना कहा गया था। इसमें सर आरदेशिर दलाल के साथ साथ सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिरला, सर श्रीराम, कस्तूर भाई, लाला भाई, ए.डी. श्रॉफ और जॉन मथाई शामिल थे। आमतौर पर इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इसे टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है और इस प्लान की जो मुख्य विशेषताएं थी वह इस प्रकार थी कि इसमें नियोजित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया, अर्थात हमें भविष्य में नियोजित तरीके से अर्थव्यवस्था को लागू करने की कोशिश करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें विदेशी पूंजी निवेश रहित योजना का प्रस्ताव रखा गया है, अर्थात हम नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्वयं देश के अंदर ही पूंजी निवेश को डेवलप करेंगे, पूंजी निवेश की व्यवस्था करेंगे।
इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के संचालन में राज्य की भूमिका को भी रेखांकित किया गया था। कहने का आशय है कि इसमें राज्य की क्या भूमिका होगी, इसको भी रेखांकित करने का प्रयास किया गया था। अब आइए हम चर्चा करते हैं केरल मॉडल की। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे हम केरल मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। इस मॉडल के कारण इस राज्य में साक्षरता 100% है, आयु प्रत्याशा बढ़ी है अर्थात उम्र बढ़ी है, जीवन काल बढ़ा है, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर भी कम हुआ है। केरल के लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा प्राप्त है वनस्पत अन्य प्रांतों की। इसके तहत 1987 से 1991 के बीच केरल सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से एक अभियान चलाया था। इसके अंतर्गत विकास के अभियान चले जिसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता का अभियान शामिल है। इन अभियानों की रूपरेखा इस प्रकार बनाई गई कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल किया जा सके। कहने का आशय है यहाँ जो योजनाएं बनाई गई वह ग्रामीण स्तर नीचे से ग्रामीण, प्रखंड, जिला स्तर से योजनाएं बनाई गई और इससे लोगों को योजनाओं में जोड़ने का अवसर मिला और इसके लिए स्वयंसेवी नागरिक संगठन बनाए गए और उसके माध्यम से विकास की गतिविधियों को संचालित किया गया। इसके लिए केरल में प्रयास किया गया कि पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार किया जाए और इसी तरह से योजनाओं को नीचे से ऊपर तक ले जाया जाए, जो कि केंद्रीकृत योजना से भिन्न थी। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि आज़ादी के समय विकास के सवाल पर क्या मतभेद थे। जैसा हम जानते हैं जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला मॉडल उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था और दूसरा समाजवादी मॉडल था। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में उदारवादी पूंजीवादी मॉडल अपनाया गया था, जबकि सोवियत संघ तथा उसके सहयोगी समर्थक या उसके गुट में शामिल कई देश थे जहां समाजवादी मॉडल अपनाया गया था। अब यहाँ भारत में कौन सा मॉडल अपनाया जाए, इसको लेकर राजनेताओं, अर्थशास्त्रियों तथा पर्यावरणविदों में मतभेद था। इसके पीछे मूल कारण यह था चूंकि भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है और ब्रिटिश शासन के दौरान जो मॉडल अपनाया गया था वो पूरी तरह उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था और जिसके अंतर्गत भारत का आर्थिक शोषण हुआ था। दूसरी तरफ समस्या थी कि जो समाजवादी मॉडल था उसमें विकास में अहम भूमिका राज्य की होती है। भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे कि सरकारी क्षेत्र सभी समस्याओं का समाधान कर सके, अतः इसको लेकर मतभेद थे। आइए हम देखते हैं क्या क्या मतभेद था और इन मतभेदों को किस तरह से सुलझाया गया। कुछ अर्थशास्त्रियों तथा रक्षा व पर्यावरणविदों का मानना था कि पश्चिमी देशों की तरह पूंजीवाद और उदारवाद को महत्व दिया जाए, जबकि अन्य लोग समाजवादी मॉडल अर्थात सोवियत मॉडल का समर्थन कर रहे थे। दूसरी तरफ विकास के क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इसको लेकर भी मतभेद थे। तीसरा मतभेद था कुछ अर्थशास्त्री केंद्रीय नियोजन के पक्ष में थे, जबकि कुछ अन्य अर्थशास्त्री विकेंद्रित नियोजन को विकास के लिए आवश्यक मानते थे। कहने का आशय था कुछ अर्थशास्त्री चाहते थे कि केंद्रीय स्तर पर योजनाएं बनाई जाए और वे योजनाएं पूरे देश के लिए बने, जबकि कुछ अर्थशास्त्री विभिन्न स्तरों पर योजनाओं को विकेंद्रित करना चाहते थे, जैसा कि आपने केरल में देखा है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग औद्योगिकरण को विकास का सही रास्ता मानते थे, जबकि कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि का विकास करके ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना ही विकास का मुख्य मापदंड होना चाहिए था।
कहने का से कुछ लोगों का मानना था कि चूंकि हमें तीव्र गति से विकास करना है, इसलिए हमें औद्योगिकरण का मार्ग अपनाना चाहिए, जहाँ से हमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार सृजित करने का अवसर मिलेगा और साथ ही साथ तीव्र गति से विकास होगा। लेकिन कुछ अन्य लोग थे जिनका मानना था, चूँकि भारत गांव में बसता है, भारत की 2/3 से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर थी, इसलिए कृषि के विकास को पर फोकस करना चाहिए और उसी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि भारत कौन सा मॉडल अपनाए। भारत ने दोनों मॉडलों की कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर अपने देश में इसे मिश्रित रूप में लागू किया। तत्कालीन भारतीय राजनीतिक नेतृत्व ने इस समस्या का समाधान आपसी बातचीत और सहमति द्वारा बीच का रास्ता अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर किया। क्योंकि दोनों में से किसी भी मॉडल को पूर्णतः स्वीकार किया नहीं जा सकता था, न तो तत्कालीन नेतृत्व इसके लिए सज्ज था और न ही यह हमारे देश के अनुकूल था। अतः दोनों की अच्छी बातों को लेकर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया। इस प्रकार भारत ने विकास से संबंधित अधिकांश मतभेदों को सुलझा लिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मतभेद थे जिसका समाधान तत्काल नहीं हो पाया। वो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। जैसे कृषि और उद्योग में से किसमें ज्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए। पहला मतभेद कि कृषि और उद्योग में से किसमें ज्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए। जैसा कि हमने पहले बताया कि कुछ लोगों का मानना है कि उद्योगों में ज्यादा लगाया जाना चाहिए ताकि तीव्र गति से औद्योगिक विकास हो सके। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, क्योंकि भारत गांव में बसता है, भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की 2/3 आबादी कृषि पर आश्रित है, इसलिए हमें सबसे पहले कृषि पर फोकस करना चाहिए। और यही कारण है प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से कृषि पर फोकस किया गया, और जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को केंद्र में रखा गया, विशेष रूप से भारी उद्योगों को। इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र को किस अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए, ये इस पर भी मतभेद थे। चूंकि तत्कालीन परिस्थितियों में हमारा सार्वजनिक क्षेत्र सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं था, दूसरी तरफ निजी क्षेत्र को खुली छूट देने के पक्ष में भी नहीं थे, इसलिए ये मतभेद था। 1990 तक, ये आप कह सकते हैं 1990 के पूर्व तक सार्वजनिक क्षेत्र को काफ़ी प्रमुखता दी गई थी, लेकिन 1990 के बाद अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसके तहत निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि हुई और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका सीमित हुई है। आइए हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। पंचवर्षीय योजनाएं वे योजनाएं होती हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अर्थात इस योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे पास 5 वर्ष का समय होता है। ठीक है। देश का प्रधानमंत्री पदेन, इसका पदेन अध्यक्ष होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इसके सदस्य होते थे। एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता था, जिसका रैंक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। प्रायः राजनीति विज्ञान में 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है: संवैधानिक, गैर संवैधानिक और संवैधानिक। संवैधानिक वह होता है जिसका उल्लेख संविधान में होता है। कहने का अर्थ है ऐसे आयोग, ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत होता है, तो उसे हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। जैसे आपने वित्त आयोग का नाम सुना होगा। दूसरा आता है गैर संवैधानिक निकाय। ऐसे निकाय जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन वे संविधान की भावना के प्रतिकूल भी नहीं है, अर्थात संविधान के विरुद्ध भी नहीं है, बल्कि संविधान में दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसे निकायों को हम गैर संवैधानिक
निकाय कहते हैं, जैसे योजना आयोग, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं था, नहीं है, फिर भी इसका गठन किया गया और ये संपूर्ण देश के लिए योजनाएं बनाती रही। ये एक सलाहकारी आयोग है, अर्थात इसके द्वारा जो सलाह दिया जाता है वो मानना भारत सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। परंतु चूंकि भारत में योजना आयोग की जो संरचना है उसका स्वरूप ऐसा है कि उसका अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल होते हैं, इसलिए प्रायः इसके सलाह को मान लिया जाता है। और यही कारण है कि कुछ आलोचकों ने योजना आयोग को लेकर आरोप भी लगाए हैं। आइए हम देखते हैं योजना आयोग के मुख्य कार्य क्या है। तो योजना आयोग का पहला कार्य देश के संसाधनों का आकलन करना, अर्थात देश के संपूर्ण संसाधनों का अनुमान लगाना। इन संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। इसके साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इन संसाधनों का किस तरह से अधिकतम प्रभावी उपयोग किया जा सके, इसके लिए योजनाओं का निर्माण करना, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना। चूंकि हमारे पास समस्याएं बहुत हैं, हमारे पास योजनाएं बहुत हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन सीमित हैं, इसलिए हम सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं, अपनी योजनाओं का आकलन करते हैं। उसके बाद हम उसमें प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हैं, फिर उसी के अनुरूप हम संसाधनों का आवंटन करते हैं। अर्थात जो सर्वाधिक जरूरी होता है उसको हम सबसे अधिक वरीयता देते हैं, उसे शीर्ष वरीयता पर रखते हैं और उसके लिए हम सबसे पहले धन आवंटित करते हैं। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना। इसके अतिरिक्त चूंकि योजनाएं बना देने मात्र से ही योजनाएं लागू नहीं हो जाती हैं, इसके लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण भी करना होता है। योजनाओं की प्रगति की आवधिक मूल्यांकन करना। चूंकि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य 5 वर्ष में पूरा करना होता है, इसलिए बीच बीच में इसकी प्रगति का आकलन करना आवश्यक है, ताकि यदि उसमें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उसे दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करना। साथ ही साथ हम ये भी ऐसे कारकों की भी पहचान करना आयोग का कार्य है जो देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। 15 अगस्त 2014 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा कर दी थी तथा 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। आइए आज हम आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न हमने आपको दिया है, इसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। पहला, आर्थिक नियोजन से क्या आशय है? आपको आर्थिक नियोजन को परिभाषित करना है। इसके अतिरिक्त आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? केरल मॉडल क्या था? योजना आयोग का गठन कब हुआ और इसके प्रमुख कार्य क्या थे? इसके अतिरिक्त नीति आयोग का गठन कब हुआ था? थैंक यू। हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।